नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि रहने वाला है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का, जो है कि गति और मोशन है। इसमें हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि गति या स्थिर कोई भी चीज़ है वो कब कहलाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान या स्थिर कब कहलाता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है कब कहलाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि एग्जांपल आपने अब तक अपनी 9th क्लास में बहुत बार अपनी किताबों में देखा होगा कि अगर आप किसी कार में या गाड़ी में या ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन के अंदर जो जितने भी लोग हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, रेस्ट करते हुए, लेकिन बाहर जो है वो सारे के सारे आपको कैसे दिखाई देते हैं, मोशन करते हुए, कि भाई पेड़ पीछे जा रहा है, लोग पीछे जा रहे हैं, पहाड़ पीछे जा रहे हैं। अगर बाहर के लोगों की बात की जाए तो बाहर के लोगों के लिए वो ट्रेन जो है वो मोशन करती हुई उनको दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में, कोई भी वस्तु है वो गति में है या स्थिर, इसको परिभाषित करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सराउंडिंग यानी कि आसपास के वातावरण की। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो एक बड़े स्तर पे कि हम जो है, हमें आपको ऐसे लगता है कि आप और हम स्थिर है, लेकिन अगर बात करें चांद से देखने पर, कुछ चांद से देखने पर हमें दिखता है कि हम क्या हैं, गतिशील है। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो चांद बैठा है, मून पे है, तो वहाँ से अगर वो ऑब्जर्व करता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करने पर उसे पूरा का पूरा जो अर्थ है वो घूमती हुई दिखेगी, और अर्थ के साथ साथ हम भी घूमते हुए दिखेंगे। हमें सन जो है वो रेस्ट मोशन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर बात करें, अगर सन जैसे मून जो है मोशन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर मून के ऊपर ही अगर हम रहें तो हमें मून जो है वो स्थिर दिखाई देगा। अगर बात करें हमारे सन की, तो सन भी मोशन करता है। ऐसा नहीं है कि ईस्ट से आता है वेस्ट में जाता है, वो तो हमें ऐसा लगता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। लेकिन अगर बात करें गैलेक्सी के अंदर मोशन की, तो गैलेक्सी के अंदर जो हमारा जो सन है वो मोशन करता है। और यूनिवर्स के हर एक, इस यहाँ से एक लाइन निकल के आती है कि यूनिवर्स की हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट वो ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है ना एब्सोल्यूट रेस्ट में है। इसका मतलब कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्णतः है, कंप्लीटली गति कर रही है या कंप्लीटली स्थिर है। याद रखना, जैसे कि ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन जो है बाहर वाले लोगों के लिए, ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो जो बाहर बैठे हैं उनके लिए तो क्या है, वो मोशन में है या गति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हम अंदर बैठे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, तो वो हमारे लिए कैसे हो गए, क्योंकि हम भी उसी स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए कैसे हो गए, वो स्थिर हो गए। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है किसकी, गति या मोशन की। कि अगर मैं गति की डेफिनेशन बताऊँ तो गति क्या हो जाएगी कि यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण के समतुल्य है, आपने आसपास के वातावरण के समतुल्य है, अब समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, वे वस्तु गतिशील कहलाती है। अगर मैं मोशन की बात करूँ तो मोशन में क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने सराउंडिंग जो भी है, अपने सराउंडिंग टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में चेंज आए तो उसको बोलेंगे मोशन। और रेस्ट अगर चेंज ना आए, अगर स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो उन वस्तुओं को क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे। लेकिन ये स्थिर मोशन है, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि पूर्णतः मोशन में है, पूर्णतः स्थिर है, एब्सोल्यूट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिवर्स की कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है ना एब्सोल्यूट रेस्ट में है। अब ये जो मोशन है वो किसी भी तरह का हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सीधी सररेखीय गति हो, या हो सकता है एक कर्व लीनियर, मतलब कि ऊपर नीचे एक कर्व के फॉर्म में, एक वक्र के फॉर्म में हो। इसके अलावा हो सकता है वृत्ताकार हो, अपनी ही एक साइकिल के पाथ पे सर्कल घूम रहा हो, मोशन कर रहा हो सकता है खुद के एक्सिस पे, शक्तिमान की जैसे एक लट्टू के समान घूम रहा हो, मतलब खुद के एक्सिस के ऊपर ही क्या कर रहा हो, घूम रहा हो। अलग अलग तरह की हो सकता है। इसके अलावा और भी हो सकता है कि कोई पीरियडिक गति कर रहा हो, मतलब कि आवर्त गति, मतलब एक बार की, जैसे पेंडुलम के यानी लोलक में होती है, दोलक में एक बार के लिए इधर फिर इधर। लेकिन हमें इन सबको नहीं देखना है। आज हम सिंपल सा इस चैप्टर के अंदर ओनली अपना एक ही टॉपिक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सरल रेखीय गति, सबसे पहली वाली गति, इसलिए बाकी सबको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए सरल रेखीय गति की, इसका सिंपल सा मतलब होता है एक लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन के मोशन का मतलब है कि वो मोशन इस प्रकार से हो सकता है, वापस यूं, और अगर हो तो 90 डिग्री के एंगल पर अगर मैं इसे ले लूँ तो यूं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मोशन नहीं करेगा,
वो स्ट्रेट लाइन इधर 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 स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को समझने से पहले हमें दो वर्ड और समझने पड़ते हैं, वो एक तो है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक तो है दूरी और एक है विस्थापन, ठीक है। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए एक पॉइंट ए है जहाँ से कोई व्यक्ति, कोई भी कोई इंसान है, वो अपनी कार लेके जा रहा है पॉइंट ए से इधर जा रहा है सीधा, और 10 किलोमीटर तक वो जाता है। वहाँ से फिर वो क्या करता है, 90 डिग्री लेफ्ट, मतलब अपनी उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में घूमता है, तो 10 चला गया इधर। अब 10 के बाद वापस उधर की साइड, ऊपर की साइड स्ट्रेट कहाँ जा रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब वहाँ से वापस वो अपने बाई ओर बढ़ रहा है और 10 किलोमीटर चला गया, ठीक है साहब। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, अब वो आ गया डी पॉइंट के ऊपर। अब डी पॉइंट के ऊपर आकर वापस वो अपनी बाई ओर मुड़ा और वो चला 8 किलोमीटर और आ गया पॉइंट ई पर और चला 8 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का बेसिक मीन्स है कि जहाँ जहाँ से वो गया उसने कितनी लेंथ कवर की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, वो स्टार्टिंग वाली जो थी वो ए से बी तक की थी, वो 10 किलोमीटर थी, फिर बी से सी तक की थी वो 10 किलोमीटर थी, और सी से डी थी वो 10, और डी से ई थी 8, तो 10 10 10 38 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की। अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मीन्स होता है आपका ओनली आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, मतलब आपको बाकी कुछ भी नहीं देखना, आपको देखना है स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है, यानी प्रारंभिक बिंदु जो कि है आपका पॉइंट ए है, और बात करूं मैं लास्ट पॉइंट जो कि है पॉइंट ई। इन दोनों के बीच में शॉर्ट लेंथ, सबसे छोटी जो लेंथ है वो जो कि इतनी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ तक 8 थी, टोटल 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 2। तो ये जो 2 किलोमीटर है ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होता है कि जिस पाथ से आप गए तो वो पाथ की जितनी भी लेंथ है वो टोटल लेंथ आती है डिस्टेंस के लिए। और बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य, यानी कि बिटवीन उनकी जो शॉर्ट लेंथ होती है, सबसे छोटी दूरी, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और एग्जाम्पल है जिसमें पॉइंट ए से कोई इंसान जाता है पॉइंट बी तक, जिसमें उसकी 3 किलोमीटर तक, फिर वो वहाँ से पॉइंट बी से मुड़ जाता है, ठीक है, ऊपर की साइड, और जाता है पॉइंट सी तक जो कि आपके 4 किलोमीटर, ठीक है। अब वहाँ पर जाने के बाद पॉइंट सी आ गया उसके, वहाँ वो रुक गया। अब यहाँ पे अगर पूछूं उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 3 और 4, यानी कि टोटल हो गई 7 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करूँ मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मीन्स आपको ये और ये देखना ही नहीं, आपको क्या निकालना है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये रहा, लास्ट वाला पॉइंट ये रहा, तो इसके बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो ये हो गई AC, तो आपको निकालना है AC, और AC निकालना पॉसिबल है, ऐसे कैसे निकल जाएगी, ये 3 है, 4 है, तो ये 5 हो जाएगी। और 5 ऐसा नहीं है कि 3 4 है तो अगली संख्या अगली डिजिट। ये कहाँ से निकला, ये निकला है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, वहां से निकाला है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग यानी स्क्वायर और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा आपकी AC की वैल्यू। तो AC कितनी होगी, 9 प्लस 16 यानी कि रूट 25, 25 रूट 25 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 5। लेकिन ये डिस्टेंस जो है, ये जो दूरी है वो -5 नहीं हो सकती, तो अपन के लिए +5, तो 5 किलोमीटर क्या होगी इसकी डिस्टेंस हो गई AC की, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम है ये याद रखना। पाइथागोरस ने याद एक लाइन और याद रखना, फैक्ट है ये कि पाइथागोरस ने जब अपनी थ्योरम दी थी तो उसके अंदर इसने हाइपोटेन्यूज वर्ड का तो यूज लिया था, मतलब कि कर्ण शब्द का प्रयोग कर लिया था, लेकिन आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर वर्ड का यूज नहीं लिया था। उन्होंने क्या बोला था कि सबसे लंबी जो साइड है, इसको हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज, तो उसका जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग जो 2 साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब कि सबसे लंबी जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हिंदी में बोले तो किसी भी समकोण त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट था जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, उसको फिर हमने अपनी सुविधा के लिए उसमें लंब आधार कर्ण यानी कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों का जो मेजर करने की यूनिट है, जो नापने की इकाई है, वो सेम रहती है, जो कि क्या रहती है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। ठीक है, सेम रहती है। जैसे इसकी मैंने मान ली मीटर, तो इसकी भी क्या है मीटर है। हाँ, और याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए इसी को फर्स्ट पॉइंट ये है, जैसे ए से गया सी बी पर, बी से गया सी पर, सी से वापस आ गया ए पर, ए से बी, बी से सी और सी से ए। इस टाइम पर वो वापस ए पर आ गया, तो अगर मैं इसके टाइम उसकी डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस तो हो जाएगी भाई टोटल सम इन सबका, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो, क्योंकि उसके प्रारंभिक बिंदु और मध्य बिंदु की मध्य की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो है ही नहीं, डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ यानी दूरी ले रहा है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी, याद रखना। इसके बाद का जो टॉपिक है वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति और असमान गति है। ठीक है, ये इसके बाद का पॉइंट है। अब ये क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे कोई रवि नाम का एक लड़का है जो कि एक सीधी सड़क है, उसके ऊपर स्टार्टिंग के 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर या मान लो 20 किलोमीटर कवर करता है, अगले 1 किलोमीटर के अंदर वापस वो 20 किलोमीटर तय करता है, अगले 1 किलोमीटर के अंदर वापस वो 20 किलोमीटर तय करता है। तो मतलब फर्स्ट किलोमीटर में 20, सेकंड में वापस 20, थर्ड में वापस 20, ऐसे कंटिन्यू करता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति। इसमें क्या है, हिंदी में बोले तो समान समय अंतराल के अंदर उसने क्या कि समान दूरी तय की, समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करना क्या कहलाता है, समान गति कहलाता है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब क्या हो गया कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल उसने डिस्टेंस कवर की, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है कि मान लीजिए पहले 1 घंटे के अंदर उसने 20 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में उसमें गुस्सा आ गया तो उसने शायद ज़्यादा कर ली, 30 किलोमीटर कर ली। तो ये जो हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति का, जिसमें टाइम इंटरवल अगर आप बराबर लेते हो तो डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी, और अगर डिस्टेंस बराबर लोगे तो टाइम इंटरवल बराबर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस तय करना, यानी कि एक समान समय अंतराल के अंदर असमान क्या तय करना, दूरी तय करना, क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति कहलाता है। तो ये अपना बेसिक इस चैप्टर का इंट्रो था, बेस था बिल्कुल भी। यहाँ से एग्जाम से लास्ट एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।